हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा में। और हम आगे बढ़ाते हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को। आज हम कवर करेंगे 2 दिन का करंट अफेयर्स, कल का और आज का, यानी कि 15 तारीख का और 16 तारीख का करंट अफेयर्स आज हम देखेंगे। सबसे पहली और काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस एट COP28। आप सभी जानते हैं कि UNFCCC की COP28 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? दुबई में। ठीक है। एक और खबर इससे रिलेटेड है, COP29 का आयोजन किया जाएगा अजरबैजान के राजधानी बाकू में। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रिसेंटली इसकी घोषणा हो चुकी है। तो COP28 में ही इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव लाया जाता है। कौन सा? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। किसके तहत? आप सभी जानते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आया था, NMCG। इसी के तहत ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस नाम का इनिशिएटिव लाया गया है इंडिया के द्वारा। कहाँ पर? COP28 में। इसमें टोटल कितने कंट्रीज भाग लेंगी? 9 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं एंड 2 इसकी अलाइड कंट्रीज। टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? 9 + 2 11 कंट्रीज। ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी होगी? जो मिनिस्ट्री NMCG में इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही इसके अंदर इन्वॉल्व है। इट विल ब्रिंग्स टुगेदर कंट्रीज रिवर सिटीज नॉलेज पार्टनर्स टू इन्हांस द एग्जिस्टिंग रिवर सिटीज अलायंस। ठीक है। जो एग्जिस्टिंग रिवर सिटीज अलायंस है, जिसकी कंट्रीज मेंबर कितनी है? मेंबर कंट्रीज कितनी है? टोटल 11। उसी के तहत इसको लाया गया है। क्या? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ठीक है। कहाँ पर? COP28 में। ठीक है। क्या मेन मकसद है इसका? तो वही नदियों को साफ करना, उनके किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनको साफ रखना, वहाँ पर प्रदूषण की मात्रा में कमी करना, वही इसका मेन मकसद बन जाता है। ठीक है। रिवर सिटीज अलायंस के बारे में देखें तो किसके द्वारा इसको बनाया गया था? नेशनल मिशन फॉर फॉर क्लीन गंगा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। टू फास्टर शेयर्ड एक्सपर्टाइज एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्लोबल फंडिंग एजेंसीज टू एंगेज विद रिवर सिटीज। ठीक है। वही मैंने आपका जो नदी के किनारे बसे हुए शहर होते हैं उनको साफ सुथरा रखने के लिए, तो जो उसकी गतिविधियां हैं उनको तेज करना और देश विदेश से उसके लिए फंडिंग कलेक्ट करना इसका मेन मकसद बन जाता है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस इज अ यूनिक अलायंस कवरिंग 21st ग्लोबल सिटीज अक्रॉस 11 कंट्रीज। ठीक है। 11 शहरों के अंतर्गत मौजूद 21 जो शहरों के किनारे नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। अगली खबर देख लेते हैं। काफी अच्छा इनिशिएटिव है अमृत टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा लाया गया है? IIT मद्रास के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ये टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। किस लिए? तो जो आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है पीने वाले जल में, इसकी वजह से काफ़ी बीमारियां होने में देखने में आती हैं, लाइक कैंसर, इसके अलावा और भी बीमारियां होती हैं। तो उसको दूर करने के लिए जल से उसकी एक टेक्नोलॉजी विकसित की है IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने। ठीक है। रिसेंटली IIT मद्रास हैज डेवलप्ड द अमृत टेक्नोलॉजी फॉर रिमूविंग आर्सेनिक एंड मेटल्स फ्रॉम वाटर। ठीक है। अगर इसका पूरा फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होगी? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो पूरी तरीके से ये भारतीय टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम पानी में से जो मेटल्स हैं और आर्सेनिक की मात्रा है उसको खत्म कर सकेंगे। ठीक है। इट यूजिंग नैनो स्केल आयरन हाइड्रोक्साइड विच सेलेक्टिवली एलिमिनेट्स आर्सेनिक व्हेन वाटर पासिस थ्रू इट। ठीक है। तो जब इस मशीन के थ्रू इसमें से जब पानी आप कह सकते हैं पास किया जाएगा तो उसमें क्या होगा? जो आर्सेनिक होगा उसको सेलेक्टिव रूप से ये टेक्नोलॉजी दूर कर देगी, जिससे पानी साफ हो जाएगा। ठीक है। आर्सेनिक फ्री हो जाएगा।
इसको हम घरेलू रूप से भी उपयोग कर सकते हैं एंड इसके अलावा कम्युनिटी यानी कि समुदाय के लेवल पर भी उपयोग कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को। किसके तहत लाया गया है? जल जीवन मिशन। कब आया था? 2019 में। ठीक है। क्या इसका मेन मकसद था? इसका मेन मकसद था कि हर घर को 2024 तक नल से जल और नल से साफ जल प्रोवाइड करवाना, ये इस मिशन का मेन उद्देश्य था, जल जीवन मिशन का। और इसको रिकमेंड किया गया था स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का विभाग है उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको, उसी के द्वारा इसको कह सकते हैं प्रपोज किया गया था, जिसके बाद इस पर काम करना शुरू किया था आईआईटी मद्रास ने। और अब यह टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुकी है। ठीक। मेनली क्या है? पानी में से आर्सेनिक को हटाने की एक टेक्निक है। जल जीवन मिशन के बारे में मैंने बताया था। कब आया था ये? 2019 में। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत कार्य करता है। प्रोवाइड फंक्शनल टैप कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024। ठीक है। 2024 तक हर घर को नल से जल प्रोवाइड करना इसका मेन मकसद था और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ये मिशन अपने अंतर्गत। अगर आर्सेनिक की बात की जाए तो ये केमिकल एलिमेंट है, अकर्स नेचुरली इन दी अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो धरती की मिट्टी है, क्रस्ट है, उसमें ये नेचुरली रूप से पाया जाता है। टॉक्सिक एलिमेंट है। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। ठीक है। अनियन एक्सपोर्ट बैंड। ठीक है। इस साल जुलाई अगस्त में हमने देखा था कि टमाटर के भाव किस रेट से बढ़ रहे थे। ठीक है। 200-250 रुपये किलो भी टमाटर पहुंच चुका था। तो वैसी स्थिति दोबारा ना आ जाए प्याज के साथ में, उसी को कंट्रोल करने के लिए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैं उन्होंने क्या किया है? अनियन के एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया है। ठीक है। यानी कि अब अनियन का निर्यात दूसरे देशों में नहीं हो पाएगा। जो खपत है पूरी कहाँ पे होगी? हमारे भारत में ही। रिसेंटली DGFT हैज बैंड अनियन एक्सपोर्ट अंटिल मार्च 2024 तक के लिए ये बैन लगाया गया है। मेन कारण क्या है? सप्लाई की शॉर्टेज, यानी कि जो पूर्ति हो रही है प्याज की, उसमें कमी को देखते हुए। इसके अलावा ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि जो आगे आने वाली खरीफ क्रॉप है 2023 में प्याज की, उसमें भी प्याज की खेती में कमी देखी जा सकती है। तो उस पूर्वानुमान के अनुसार, या फिर आप कह सकते हैं जो पूर्ति में कमी है, उनको देखते हुए इस निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि जितना भी प्याज है पहले उसको अपने देश में उपयोग करो, अगर बचता है तभी ना उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अगर हम उसको एक्सपोर्ट करने लगेंगे पहले ही तो क्या होगा? हमारे देश में उसके प्राइस बढ़ जाएंगे अगर प्याज की कमी होगी। इस वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। प्रिवेंट प्राइस सर्जेस और फ्लक्चुएशन इन डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि जो हमारा घरेलू बाजार है इंडिया का, उसमें अनियन के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, प्याज फिर से एक बार लोगों को रुला ना सके, इस वजह से इस चीज़ को रोकने के लिए ही ये प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि हम देखते हैं अनियन की एक काफ़ी वॉलेटाइल हिस्ट्री रही है, कभी भी इसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। तो ऐसी इनस्टेबिलिटी फिर से ना पाए, इस वजह से ये पहले ही ध्यान में रखा गया है। अगली खबर देख लेते हैं। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी। ठीक है। तो एक स्टैटिस्टिक्स तैयार की गई है, ये किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यानी कि हम लोग रोड पर कितने सेफ हैं, इस तरह की रिपोर्ट निकाली जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर इसमें ग्लोबली रूप से देखा जाए तो 5% की कमी देखी गई है। किसमें? जो रोड पर ट्रैफिक लगता है उसमें एनुअल रूप से 5% की कमी देखी गई है 2010 से लेकर के 2021 के बीच में। ठीक है। अगर मृत्यु की बात की जाए तो इस टाइम में कितनी मृत्यु हुई है रोड एक्सीडेंट की वजह से? 1.19 मिलियन। ठीक है। 10 देश
including Belarus, Denmark, Japan and UAE reduced road traffic deaths by 50%। ठीक है, तो ये कुछ 10 देश हैं, कौन कौन से हैं उसमें, बेलारूस, डेनमार्क, जापान एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। इनमें जो रोड ट्रैफिक की वजह से रोड एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनमें 50% की कमी देखी गई है। कब से कब तक, 2010 से 2021 तक। और पूरे वर्ल्ड वाइड कितनी कमी देखी गई है, 5% की। ठीक है, रोड ट्रैफिक डेथ। अगर देखा जाए पूरे विश्व में जितनी भी मृत्यु होती हैं उसमें से 12वां सबसे बड़ा कारण है क्या, रोड एक्सीडेंट। ठीक है, यानी कि 12वें नंबर पर जो सबसे बड़ा कारण बनता है मृत्यु का लोगों की, वो क्या बनता है, रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो अपने आप में काफ़ी ये कंसर्न का विषय बन जाता है। एनुअल फैटेलिटी रेट रिड्यूस्ड 79 टू 47 डेथ्स पर ईयर। ठीक है, ये एक आंकड़ा है, इतनी डेथ्स नहीं होती, डेथ्स का आंकड़ा कहीं ज़्यादा होता है। ये आपको एक रेशियो मान के निकाला जाता है। तो क्या था, 2010 में कितना था, 79, अब कितनी हो चुकी है, 47 डेथ्स पर ईयर। अगर जितनी भी डेथ्स होती हैं उनको हम 100% मानेंगे तो उसमें से लगभग 30% डेथ्स किससे होती हैं, 4 व्हीलर से, जो हमारे चौपहिया वाहन होते हैं उनसे। उसके अलावा जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उनकी इसमें से 23% डेथ होती है। एंड 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के द्वारा 21% फैटेलिटी रेट देखा गया है। इसके अलावा जो माइक्रो मोबिलिटी ड्राइवर होते हैं इनके द्वारा 3% की फर्टिलिटी देखी गई है। ठीक है, साइकिल के द्वारा 6%। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत का आंकड़ा पूरे विश्व के मुकाबले आप कह सकते हैं ज़्यादा खराब देखा गया है। क्यों, क्योंकि जैसे जिस तरह हमने देखा कि पूरे विश्व में 5% की कमी हुई है रोड एक्सीडेंट्स में, लेकिन इंडिया में ये यहाँ पर हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है, इंडिया विटनेस्ड अ राइज इन रोड एक्सीडेंट्स फ्रॉम 1.34 लाख टू 1.54 लाख इन 2021। कितना इंक्रीज, 15% का इंक्रीज। तो पहले जहां हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से आप कह सकते हैं 1.34 लाख डेथ्स होती थी, तो वो कितनी हो गई अब 1.54 लाख। कितने परसेंट का इंक्रीज है, 15% का। ठीक है, तो इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स की हालत कहीं ज़्यादा खराब है पूरे विश्व के मुकाबले। कबीर बेदी एक काफ़ी फेमस इंडियन एक्टर है, खून भरी मांग, दिलवाले, इन जैसी मूवी में उन्होंने काम किया है एज अ नेगेटिव रोल। तो उन्हीं को एक प्राइज़ मिला है, कहाँ का प्राइज़, इटली का सबसे आप कह सकते हैं वन ऑफ दी हाईएस्ट प्राइज़ मिला है किसको, कबीर बेदी जी को। कबीर बेदी ऑफ हिंदी सिनेमा हैज़ बीन ऑनर्ड विद दी वन ऑफ दी इटलीज हाईएस्ट ऑनर, द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, अभिनय के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है कौन सा, द ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ये हाईएस्ट पुरस्कार है कहाँ का, इटली का। अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कहाँ किया गया था, मुंबई में ही, गेटवे ऑफ इंडिया पे। अवार्ड गिवन टू दोज हु हैव डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स थ्रू आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस टू इटालियन सोसाइटी एंड बियॉन्ड। तो जिन्होंने इटली की सोसाइटी में अपना एक अच्छा प्रभाव छोड़ा हो उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और जो कबीर बेदी जी हैं उन्होंने इटली की और इसके अलावा अन्य यूरोपीय देशों में भी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से उन्हें ये प्राइज़ दिया गया है। कबीर बेदी एक्टेड इन इंडिया एज वेल एज इन इटली एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। इंडियाज इंडिजीनियस क्लाइमेट फॉर फोरकास्टिंग सिस्टम। तो इंडिया ने अपना खुद का एक मौसम विज्ञान को आप कह सकते हैं मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाला सिस्टम डेवलप कर लिया है। ठीक है, उसी के बारे में एक खबर बन जाती है। डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी IITM के द्वारा इसको विकसित किया गया है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट अर्थ सिस्टम मॉडल, जिसके द्वारा हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकेंगे। इट विल बी नोन एज IITM अर्थ सिस्टम
मॉडल। यहाँ पर ESM की क्या फुल फॉर्म है? अर्थ सिस्टम मॉडल। एंड IITM की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी। ठीक है। लोकेशन कहाँ पर है IITM की? पुणे में। कब स्टार्ट हुआ था? 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। ठीक है। मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? ठीक है। तो इसने सरपास किया है किसको? अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है उसने अफीम के उत्पादन पर काफ़ी प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अफीम की खेती में 95% की कमी देखी गई है। तो इसी को, अफगानिस्तान को सरपास किया है किसने? म्यांमार ने। और अब सबसे ज़्यादा अफीम की खेती करने वाला देश कौन सा बन गया है? म्यांमार। ठीक है, ध्यान रखना है। इससे पहले कौन था? अफगानिस्तान। मैंने आपको गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट के कंट्रीज के बारे में बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। इंडिया को दोनों तरफ से घेरे हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया में भी अफीम की तस्करी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। हाल ही में भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किस शहर में संपन्न हुआ? 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, उमरोई मेघालय, कोच्चि या न्यू जर्सी। तो इस अभ्यास का आयोजन किया गया है कहाँ पर? रिसेंटली मेघालय के उमरोई में। ठीक है। इस साल उमरोई में इसके अलावा भी और काफ़ी ढेर सारे युद्ध अभ्यासों का आयोजन किया गया था। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। कौन सा? वज्र प्रहार। हाल ही में जारी वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग में भारत का स्थान क्या है? तो जो स्टार्टअप्स होते हैं छोटे छोटे, कोई भी उद्योग जन्म लेता है तो उसको हम लोग स्टार्टिंग में स्टार्टअप ही बोलते हैं। उनको फंडिंग करने के मामले में कौन सी रैंकिंग रही है हमारे इंडिया की? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो इंडिया को हाल ही में इसमें रैंकिंग मिली है 4th। ठीक है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा कंट्री आता है? USA। सेकेंड नंबर पर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। थर्ड नंबर पर चाइना। एंड 4th हमारा इंडिया। लास्ट ईयर इस रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग तीसरे नंबर पर थी, जो कि फिसल करके अब चौथे नंबर पे हो चुकी है। लेकिन फिर भी खुशी की बात है कि हम लोग अभी भी टॉप 5 में बने हुए हैं। ठीक है। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या है? किससे चलेगी ये? सोलर एनर्जी से। क्या नाम है इसका? त्रिवेणी, वेरीनाग, बाराकुडा या फिर स्विफ्ट। तो रिसेंटली बाराकुडा नाम की एक नाव बनाई गई है सोलर इलेक्ट्रिक बोट भारत की, जो कि भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक बोट बन जाती है। ठीक है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं, जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, मोहन यादव, रेवंत रेड्डी, भजन लाल शर्मा या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया। इनमें से ये तीनों ही रिसेंटली किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। किन किन राज्यों के हैं उनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अब काफ़ी टाइम के बाद राजस्थान में सिंधिया परिवार का, इसके अलावा गहलोत परिवार का शासन खत्म हुआ है। अब एक नए मुख्यमंत्री चुने गए, एक नया चेहरा लाया गया है, जिनका नाम आपको मुझे बताना है। कौन है इनमें से? मोहन यादव, रेवंत रेड्डी या फिर भजन लाल शर्मा। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।